आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे जो है अव्यय। ये वीडियो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं इस तरह का पीडीएफ या फिर ढेर सारा स्टडी मटेरियल तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमने हिंदी ग्रामर के लिए संधि, समास, क्रिया, कारक, विभक्ति इस तरह की ढेर सारी वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अव्यय देखने से पहले आप उन सब वीडियो को जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। ये है अव्यय। अव्यय का मतलब ये होता है कि जो व्यय ना हो। व्यय मतलब कि जो खर्च ना हो। खर्च ना हो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि ऐसा शब्द जो किसी भी कंडीशन में अपने आप को ना बदले, हर स्थिति में वो वही रहे, इसको हम कह सकते हैं अव्यय। यानी कि आपको बता दें कि कोई ऐसा शब्द जो कभी भी नहीं बदलेगा उसे हम कहते हैं अव्यय, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। देखिए, यहाँ पे अगर हम लिख दें कि वहां काला घोड़ा है, या फिर लिख दें वहां काली घोड़ी है। ये दो वाक्य हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो घोड़ा था तो इसके लिए काला विशेषण प्रयोग हुआ, लेकिन जब ये इसका मतलब कि स्त्रीलिंग हो गया तो काला जो शब्द था ये भी काली हो गया, यानी कि ये भी बदल गया। तो इस तरह के शब्द जो बदल जाएंगे उसको अव्यय हम नहीं कहेंगे। लेकिन आप इसी वाक्य में देखेंगे एक शब्द है वहां, तो वहां काला घोड़ा के लिए भी प्रयोग हुआ है और वहां काली घोड़ी के लिए भी प्रयोग हुआ है। मतलब वहां एक ऐसा शब्द है जो किसी भी कंडीशन में नहीं बदला है, यानी कि इस वाक्य में अव्यय क्या होगा? वहां। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे शब्द जो कभी भी ना बदले अपनी स्थिति को, उसे हम कहेंगे अव्यय। जैसे कि जब, तब, अभी, अगर, वह, वहां, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि। हालांकि बस इतना ही नहीं है, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन यही वो शब्द हैं जो कि परीक्षा में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो अव्यय का मतलब बस आप ये जानिए कि ऐसे शब्द जो किसी भी उन पे कोई भी क्रिया का या फिर वचन का प्रभाव ना पड़े, वो होते हैं अव्यय। अव्यय के भेद देखेंगे तो अव्यय कुल मिला के 4 तरह के होते हैं। इसमें से पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा होता है विस्मय आदि बोधक अव्यय। देखेंगे पहला को, जो कि है क्रिया विशेषण अव्यय। तो देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय का मतलब ये है कि यहाँ पे एक विशेषण प्रयोग होगा, जैसे कि तेज दौड़ता है या फिर धीरे धीरे चल रहा है। तो इस तरह जो क्रिया होगी उसके लिए विशेषण का शब्द प्रयोग होगा, जैसे कि तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहां, तक, जल्दी, अभी, बहुत। तो इस तरह के शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है कि वह यहाँ से चला गया। यहाँ एक शब्द है घोड़ा तेज दौड़ता है, अब पढ़ना बंद करो, अब बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्रिया के विशेषण प्रयोग होंगे उनको हम कहेंगे, और अगर इसमें कोई अव्यय होगा तो उनको हम कहेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। तो ये था क्रिया विशेषण अव्यय। अब क्रिया विशेषण अव्यय भी कितने प्रकार के होते हैं ये भी पूछा जाता है। तो ये होता है मुख्यतः 3 प्रकार का, जिसमें से पहला है साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा है संयोजक और तीसरा है अनुबंध। तो साधारण क्रिया विशेषण ये होता है कि इसमें जो क्रिया विशेषण प्रयोग किए जाते हैं ये साधारण होते हैं, ये सिंपल होते हैं, इसीलिए इनको हम साधारण क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे हाय, अब मैं क्या करूं, अब, बेटा जल्दी जाओ, जल्दी, अरे वह सांप कहाँ गया, तो कहाँ। तो इस तरह के जो शब्द होंगे ये होंगे साधारण क्रिया विशेषण अव्यय। देखिए, आपसे परीक्षा में कभी भी इस तरह का परिभाषा नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम पूरे विस्तृत तरह से कवर कर रहे हैं ताकि आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी लेवल का हो, तो उसके लिए आपको ये वीडियो काम कर दे। दूसरा होता है संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय। तो संयोजक में आप देख सकते हैं, संयोजक मतलब होता है जोड़ना।
तो जहां पे दो वाक्यों को या फिर दो उपवाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनता है और वहां पे जो क्रिया विशेषण अव्यय प्रयोग में लाए जाएंगे उनको कहेंगे संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे कि जब अंकित ही नहीं तो मैं जीकर क्या करूंगी। यहाँ पर है जहां पर अब समुद्र है वहां पर कभी जंगल था, जहां, वहां, यहाँ पे जब, तो ये जो शब्द हैं जो कि एक दो वाक्यों को उपवाक्यों को जोड़ करके एक बड़ा वाक्य बना रहे हैं, तो इसमें जो अव्यय प्रयोग में लाया जाएगा उनको हम कहेंगे संयोजक अव्यय। देखिए जहां पर भी आप कहीं पर भी देखेंगे जहां पर प्रयोग होगा वहां पर एक शब्द वहां पर आता है, तो ये हो गया संयोजक। अब तीसरा होता है अनुबंध क्रिया विशेषण अव्यय। अनुबंध क्रिया विशेषण में क्या होता है कि इसका जो प्रयोग होता है शब्द भेद के साथ किया जाता है, शब्द भेद के साथ किया जाता है और ये खास शब्द भेद के साथ किए जाते हैं। जैसे मैंने उसे देखा तक नहीं, आपके आने भर की देर थी, तो ये जो समय बता रहे हैं क्रिया के लिए ये होते हैं अनुबंध क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखेंगे अगला रूप के आधार पे जो क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो रूप के आधार पे ये तीन तरह के होते हैं। पहला होता है मूल, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है स्थानीय। मूल का मतलब ये होता है कि ये अपना मूल रूप में होते हैं, इनको किसी के मेल की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब इसमें किसी के आने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह के जो अव्यय होते हैं उनको मूल क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अचानक से सांप आ गया, अचानक। मैं अभी नहीं आया, अभी। तो यहाँ पे जो शब्द हैं ये किसी के मिलने से नहीं बने हैं, ये मूल रूप से ही ऐसे प्रयोग में लाए जाते हैं। इसी में से अगला है यौगिक। तो यौगिक मतलब होता है जोड़ना, तो ये कुछ प्रत्यय या फिर पदों को जोड़ करके बनते हैं। तुम रात भर में आ जाना, रात भर। रात भर में देखिए दो शब्द जुड़ा है, रात और भर। वह चुपके से जा रहा था, चुपके से, तो यहाँ पे दो शब्द जुड़ा गया है। तो इस तरह के शब्दों को हम कहेंगे यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय। इसमें से जो तीसरा होता है ये होता है स्थानीय क्रिया विशेषण। तो ये कुछ अन्य भेद ऐसे होते हैं जो कि विशेष स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण देखेंगे कि वह अपना सिर पढ़ेगा, तुम दौड़कर चलते हो। तो यहाँ पे जो शब्द हैं तो ये किसी खास जगह पे प्रयोग किए जाते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको ये भी हम बताएंगे कि अव्यय से किस तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और वीडियो के लास्ट में आपको इससे एक्सरसाइज भी मिलेगी। अभी आपने देखा रूप के अनुसार, अब देखेंगे अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं चार प्रकार के। पहला होता है कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा रीतिवाचक। तो अब देखेंगे इसमें से एक एक को, जिसमें से पहला था कालवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे होता क्या है कि किसी कार्य के व्यापार को समाप्त होने का पता चलता है, मतलब कि कोई भी व्यापार है या फिर कोई भी काम है कहाँ तक हुआ है उसके काल का पता चलता है, जैसे कि वो भूतकाल में है, भविष्य काल में है या फिर वर्तमान में है। तो जहाँ पे उसके किसी काल का पता चले उस तरह की क्रिया विशेषणों को कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि आजकल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, हर बार, कई बार, नृत्य, कब, यदा, कदा, जब, तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, शीघ्र, पूर्व, बाद, पीछे, घड़ी घड़ी, अब, तत्पश्चात, तदंतर, कल, फिर, कभी, प्रतिदिन, दिन भर, आज, परसों, शाम, पहले, सदा, लगातार, ये शब्द आते हैं। अब देखिए इसमें से आप किसी भी शब्द को देखेंगे तो ये एक टाइम पीरियड को बता रहे हैं, जैसे रात भर मतलब इस समय की रात भर की बात की जा रही है, या फिर तभी, कभी खास के उस समय की बात की जा रही है। तत्काल मतलब तुरंत। तो इस तरह के जो भी शब्द होते हैं ये कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे वह नित्य टहलता रहता है, नित्य। वे कब गए, कब। सीता कल जाएगी, कल। वह प्रतिदिन पढ़ता है, प्रतिदिन। दिन भर वर्षा होती है, तो दिन भर। दूसरा होता है स्थान क्रिया विशेषण अव्यय। तो इसमें क्या होता है कि इसमें किसी स्थान का पता चलता है, इसमें किसी स्थान का पता चलता है। जैसे यहाँ पे जो शब्द प्रयोग होते हैं वहां, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, कहाँ, किधर, जहां, पास, दूर, अन्यत्र, इस ओर, उस ओर, ऊपर, नीचे, सामने, आगे, पीछे, आमने, ये शब्द आते हैं। जैसे कि मैं कहाँ जाऊं, तो कहाँ। तारा कहाँ, अवम किधर गया, कहाँ। सुनील नीचे बैठा, इधर उधर मत देखो। वह आगे चला गया, उधर मत जाओ। तो ये जो जिनको हमने अंडरलाइन किया है ये सारे स्थान क्रिया विशेषण अव्यय हैं।
कहने का मतलब कि इसमें वही अव्यय आएंगे जो किसी स्थान को बताते हैं। अगला होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसके परिणाम का पता चलता है, जैसे कि उसे क्वांटिटी का पता चलता है कितना है या फिर कैसा है, इस तरह का। जैसे कि जो शब्द आएंगे काफी, ठीक ठाक, बहुत, कम, अत्यंत, अतिशय, बहुधा, थोड़ा थोड़ा, अधिक, अल्प, कुछ, पर्याप्त, प्रभुत, न्यून, बुध बुध, स्वल्प, केवल, प्राय, अनुमानतः, सर्वथा, उतना, जितना, खूब, तेज, अति, जरा, कितना, बड़ा, भारी, अत्यंत, लगभग, बस, इतना, क्रमशः ये शब्द आते हैं। जैसे अगर आप इसमें से किसी शब्दों को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये किसी का परिणाम बता रहे हैं, किसी का रिजल्ट बता रहे हैं। जैसे कि मैं बहुत घबरा रहा था, तो बहुत, कितना घबरा रहा था, तो बहुत। वह अतिशय व्यथित होने पर भी मौन था, मतलब ज्यादा व्यथित हो गया था फिर भी मौन था। उतना बोलो जितना जरूरी हो, उतना, जितना। रमेश खूब पढ़ता है, खूब। तेज गाड़ी चल रही है, तेज। तो यहाँ पे जो शब्द है ये किसी का परिमाण बता रहे हैं या परिणाम बता रहे हैं, इसीलिए इनको हम कहेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेष अव्यय। चौथा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो इसमें क्या होता है कि ये किसी की रीति या फिर विधि को बताते हैं। विधि मतलब कि कैसे हो रहा है काम, जैसे कि वैसे, ऐसे, अचानक, इसलिए, कदाचित, यथासंभव, सहज, धीरे धीरे, सहसा, एकाएक, झटपट, आप, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, यथा, ठीक, सचमुच, अवश्य, वास्तव में, निसंदेह, बेशक, शायद, संभव है, हाँ, सच, जरूर, जी, एतव, क्योंकि, ना, मत, ये शब्द आते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। जैसे उदाहरण देखेंगे, जरा सहज एवं धीरे चलिए, जरा सहज एवं धीरे। हमारे सामने शेर अचानक आ गया, कपिल ने अपना कार्य फटाफट कर दिया। तो ये सारे शब्द होते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में। देखिए, आपको एक बार बता दें कि ये जो परिभाषा की बात हो रही है, ये आपके एक दिवसीय परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपसे कुछ अलग तरीके के पूछे जाते हैं इसमें से भी, लेकिन जब हार्ड क्वेश्चन बनता है, जैसे कि अगर यूपी टेट हो या फिर कोई भी टेट हो, तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब तो ये था पहला अभी तक अव्यय चल रहा था। अब दूसरा देखेंगे संबंध बोधक अव्यय के बारे में। तो संबंध बोधक अव्यय में क्या होता है कि किसी न किसी का संबंध बताया जाता है, जैसे किसी के ऊपर, किसी के ओर, कारण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, मतलब किसी न किसी शब्द से संबंध बताया जाएगा। जैसे कि मैं विद्यालय तक गया, तो यहाँ पे तक, मैं विद्यालय तक गया, ये विद्यालय से संबंध बताया गया। स्कूल के समीप मैदान है, स्कूल के, धन के बिना। तो यहाँ पे जो ऐसे शब्द हैं जो कि किसी से संबंध बता रहे हैं, उनको हम कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। अब देखेंगे प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। अगर बात करें प्रयोग की दृष्टि से, तो ये होते हैं 3 प्रकार के, सविभक्ति, निर्विभक्ति और उभय विभक्ति। इसमें से जो पहला है सविभक्ति, इसमें होता क्या है कि इसमें जो अव्यय होते हैं वो संज्ञा या फिर सर्वनाम के बाद आते हैं, जैसे कि आगे, पीछे, समीप, दूर, और, पहले, ये शब्द आते हैं। जैसे कि उदाहरण है, घर के आगे स्कूल है, उत्तर की ओर पर्वत है। तो देखिए यहाँ पे जो ओर है, ये हमेशा क्या होगा कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग में लाए जाते हैं, इसे हम कहेंगे सविभक्ति अव्यय। दूसरा होता है निर्विभक्ति अव्यय। तो इसमें होता क्या है कि ये बिना संज्ञा के प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि वह रात तक लौट आया, रात तक है। वह जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहा, पर्यंत। वह बाल बच्चों समेत यहाँ आया। तो यहाँ पे जो शब्द आएंगे भर, तक, समेत, पर्यंत, ये सब आते हैं। जो तीसरा है इसमें यह है उभय विभक्ति। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों तरह के आ जाते हैं, इसमें शब्द रहित और शब्द सहित दोनों होते हैं। जैसे कि जो शब्द आएंगे वो होगा रहित, बिना, और इसके द्वारा, पर द्वारा, ये सब आते हैं। जैसे पत्रों के द्वारा, रीति के अनुसार। तो ये जो शब्द हैं ये उभय विभक्ति के तहत आते हैं। अगला है समुच्चय में तीसरा, अव्यय में तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि 2 शब्दों, वाक्यों या फिर वाक्यांशों को जोड़ते हैं। इनको आप योजक भी कह सकते हैं, लेकिन ये मेन रूप से काम करते हैं जोड़ने का। जैसे कि कहीं पर सूरज निकला और पक्षी बोलने लगा,
छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। किरण और मधु पढ़ने चली गई। मंजुला पढ़ने में तेज है परंतु शरीर से कमजोर है। तुम जाओगे कि मैं जाऊं? माताजी और पिताजी, मैं पटना आना चाहता था लेकिन आ न सका। तो यहाँ पे जो शब्द आएंगे ये होते हैं तथा, लेकिन, मगर, वह, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे, यदि, कि, मानो, यानी, तथापि, ये शब्द आते हैं समुच्चय बोधक अव्यय में। अब जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है ये भी दो तरह का होता है। इसमें से पहला होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। पहला देखेंगे ये होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे शब्दों को जोड़ा जाता है जो समान अधिकार को बताते हैं, जैसे कविता और गीता, दोनों, ये भी एक है ये भी एक है, इसलिए मैं और मेरी पुत्री, मतलब मैं भी एक मेरी पुत्री भी एक। तो जो समान अधिकार वालों को जोड़े उनको हम कहेंगे समानाधिकार समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें जो शब्द आएंगे किंतु, और, या, अथवा, तथा, परंतु, वह, लेकिन, इसलिए, अतः, यही शब्द आते हैं। दूसरा होता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसमें क्या होता है कि एक शब्द को मुख्य मान लिया जाता है और एक को गौड़, मतलब कि दो शब्द होंगे तो एक मेन रहेगा एक मेन नहीं रहेगा, जैसे कि आप तत्पुरुष में देखते थे या फिर किसी भी समास में आपको देखने को मिलता था। तो यहाँ पे जो उदाहरण आते हैं, मोहन बीमार है इसलिए वह आज नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे मोहन के बारे में ही बात की गई है। यदि तुम भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पे तुम के बारे में ही बाद में बात की जा रही है। तो यहाँ पे दोनों समान होने की बात नहीं आती है। ये हो गया। अब देखेंगे अंतिम अव्यय जो कि विस्मय बोधिक अव्यय है। तो इसमें क्या होता है कि हम कोई भी विस्मय वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। जैसे जो विस्मय का चिन्ह होता है ये होता है, तो जैसे कि वाह क्या बात है, हाय वह चल बसा, आहा क्या स्वाद है, अरे तुम यहाँ कैसे, छी छी यह गंदगी, वाह वाह तुमने तो कमाल कर दिया, ओह क्या बात है। तो यहाँ पे जो शब्द प्रयोग आते हैं ये सब कहीं खुश, दुख या फिर ग्लानि, लज्जा के कारण आते हैं। यहाँ पे इसी तरह के उदाहरण आपके परीक्षा में दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये किस तरह का अव्यय है। तो अब भाव के आधार पर विस्मयाधिक बोधक अव्यय के भेद देखेंगे। तो भाव के आधार पर जो विस्मयाधिक बोधक अव्यय होता है ये 7 तरह का होता है। हर्ष बोधक, शोक बोधक, विस्मय बोधक, तिरस्कार बोधक, स्वीकृति बोधक, संबंध बोधक और आशीर्वाद बोधक। यहाँ पे हर्ष होगा, यहाँ पे शोक होता है, यहाँ पे विस्मय, यहाँ पे तिरस्कार किया जाता है, स्वीकृति दी जाती है, संबोधन किया जाता है और सातवें वाले में आशीर्वाद की बात होती है। जैसे कि हर्ष बोधक में देख लेंगे आप, जहां पर ये शब्द आएंगे धन्य, वाह वाह, ओह वाह, शाबाश, ये शब्द आएंगे। शोक वाले में क्या होगा, दुख होता है, हाय, आहा, हाय हाय, त्राही त्राही, बाप रे, ये शब्द आते हैं। जो विस्मय है इसमें हम क्या होता है, आश्चर्यचकित वाला होता है, ओहो, अरे वाह, ए या फिर है। जो तिरस्कार होता है इसमें क्या होता है कि किसी को तिरस्कारित किया जाता है, जैसे कि छी या फिर हट, धिक, धत या फिर छी छी या फिर चुप। स्वीकृति बोधक में होता है कि हम स्वीकृति देते हैं, जैसे कि हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, जी हाँ बिल्कुल अच्छा। तो ये शब्द होते हैं स्वीकृति बोधक अव्यय। जो छठवां है संबोधन बोधक, इसमें क्या होता है कि संबोधन किया जाता है, जैसे हेलो, हजी, ओ, अरे, अरे, री, रे। तो ये होते हैं संबोधन बोधक अव्यय। 7वां होता है आशीर्वाद बोधक, जिसमें हम आशीर्वाद देते हैं, दीर्घायु हो, जीते रहो। तो ये सारे शब्द आते हैं। तो ये तो हो गया अव्यय। अब देखेंगे निपात के बारे में, क्योंकि निपात से भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। बस इसके बाद एक्सरसाइज आएगा आपके सामने, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। निपात में ये होता है कि निपात एक ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी अव्यय के आगे पीछे लग जाते हैं और उसको एक विशेष अर्थ दे देते हैं। एक बार और, निपात ऐसे शब्द होते हैं जो किसी अव्यय शब्द के आगे या फिर पीछे लग करके जो अव्यय लगा है उसको एक विशेष अर्थ देते हैं। इस तरह का जहां पर भी प्रयोग होगा उसे हम निपात या फिर निपात अव्यय कहते हैं। जैसे कि इसमें जो शब्द आते हैं ही, भो, तो, तक, मात, भर, मत, सा, जी, ये शब्द आते हैं। जैसे प्रशांत को ही करना होगा यह काम, ही। सुहाना भी जाएगी, भी। तुम तो सनम डूबोगे ही, सबको डुबाओगे, तो। वह तुमसे बोली तक नहीं,
तक। पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं मिल जाता ही, तुम उसे जानते भर हो भर। तो यहाँ पे जो शब्द हैं ये निपात के तहत प्रयोग किए जाते हैं। कई बार निपात आपके परीक्षा में पूछा गया है। अगर आप देखेंगे तो यूपी SSS के क्लर्क लेवल तक के एग्जाम में ये पूछा गया है। तो अक्सर लोग इसे छोड़ देते हैं, लेकिन इसे भी आपको पढ़ना चाहिए। आपको इसमें एक्सरसाइज करने की जरूरत है ताकि आपने जो अभी पढ़ा है वो पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। देखिए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है और आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2 से लेकर 3 सेकंड मिलेगा। आप अपना उत्तर इसी सेकंड के दौरान कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो लोग इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। पहला क्वेश्चन है कि हाय वह मर गया। इसमें आपको बताना है कि हाय में कौन सा अव्यय है। अभी आपने देखा अव्यय के बारे में, इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक शब्द लगा है विस्मयादिबोधक का, यानी कि ये जो अव्यय है ये होगा विस्मयादिबोधक अव्यय। आपने अभी देखा हाय और इस तरह छी छी या फिर जो भी शब्द प्रयोग होते हैं वो सब विस्मयादिबोधक में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो शब्द क्रिया की रीति या फिर विधि से जुड़ी हुई विशेषता को बताता है वह कौन सा क्रिया विशेषण होता है। जैसे हमने आपको बताया था जो क्रिया विशेषण अव्यय थे उनके प्रकार के बारे में, तो जो रीति या फिर विधि से जुड़े होते थे वो होते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अगला क्वेश्चन है कि मैं बहुत थक गया हूँ। अब बताइए कि इसमें कौन सा परिणामवाचक क्रिया है। जैसे इसमें कौन सी ऐसी क्रिया है जो कि रिजल्ट बता रही है। तो आप देखेंगे कि यह है बहुत। मैं थक गया हूँ लेकिन कितना, बहुत, यानी कि जो बहुत शब्द है ये एक परिणाम को बता रहा है, तो इसमें शब्द होगा बहुत। अगला है कि वह शब्द क्रिया के काल से संबंधित विशेषता का बोध कराता है। तो इस क्रिया विशेषण को क्या कहते हैं। जो शब्द जो काल का पता चले, मतलब कि किसी काल का विशेषता बताए उसको हम कहते हैं कालवाचक। अगला है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो ये होते हैं 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है कि मोहन तेजी से दौड़ता है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। कौन ऐसा है जो क्रिया विशेषण है, तो आपका सही उत्तर होगा तेजी से। तेजी से एक ऐसा शब्द है जो कि क्रिया विशेषण है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और आपको बता दें कि हिंदी ग्रामर के विभिन्न पार्टों को ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।